हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन बायोलॉजी वन शॉट। मैं आपके बायोलॉजी वाली मैम अमृता आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के आगे मतलब अंदर ही एक्सटेंशन करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हमारे पास में टोटल 4 लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी में दी हुई है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हम लोग सेकेंड लाइफ प्रोसेस पे आ चुके हैं जो कि है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ने की शुरुआत करेंगे। सो रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस which is going to be a continuation just after the nutrition life process. What is actually respiration incorporating? respiration क्या कर रही है? ये respiration life process nutrition के just बाद में होती है। तो respiration किस चीज में हमें help करने वाली है? So we can say that हम लोगों ने nutrition या digestion की मदद से हमारे food items को smallest, simplest अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हमने कन्वर्ट कर दिया था ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, लिपिड्स को ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स में। लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड द फूड कंपाउंड्स इनटू सिंपलेस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी किस चीज में हेल्प करेगा? ठीक है, सो इट विल बी हेल्पिंग अस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, टू यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज विच वी हैव टेकन थ्रू फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, नाउ दिस ब्रेकडाउन विल बी either in presence of oxygen molecules or in absence of oxygen molecules. Respiration can be either in presence of oxygen molecules or it can be either in absence of oxygen molecules. So respiration can be of two types. First will be aerobic respiration. Aerobic respiration वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि एरोब मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, सो हम बोलेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और वी कैन से ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP. It is called as aerobic respiration. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होपफुली सभी को क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक, एन वर्ड का मतलब यहां पर एब्सेंस से है। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डज इट मीन? दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, so we can say breakdown of food in the absence of oxygen to yield energy in the form of ATP। ठीक है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर ही हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है या फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन यहाँ पर हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली प्रोसेस जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट होती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज मोर एफिशिएंट क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के ऊपर 36 से 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो।
और उसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को अगर हम बिना ऑक्सीजन के करें तो जो एटीपी का नंबर बनता है बच्चों, दैट विल बी वेरी लेस, 2 एटीपी, बहुत कम, 2 एटीपी के आसपास में फॉर्म होते हैं इन द केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज वेरिएबल, वी कैन से हाईली वेरिएबल नंबर, राइट। यहाँ बहुत सारी एनर्जी बन रही है, यहाँ बहुत कम एनर्जी बन रही है, तो ऑब्वियसली ये मोर एफिशिएंट हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली लेसर एफिशिएंट है, लेकिन इसको परफॉर्म करने वाले भी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेफरेबल मोड बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स का होता है, कभी कभी तो हायर ऑर्गेनिजम्स को मजबूरी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। प्रेफर्ड मोड तो हमेशा ही एरोबिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी ने शुरुआत में ही इस रेस्पिरेशन टॉपिक के शुरुआत में ही 2 हमें एक्टिविटीज दे दी, ठीक है। उन एक्टिविटीज को हम समझेंगे डेफिनेटली, लेकिन उन एक्टिविटीज को समझने के पहले हम थोड़ी सी और कुछ बात समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमने खाना खाया, हमारे फूड में ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज होता क्या है, C6H12O6, ठीक है। इससे मुझे क्या बनाना है फाइनली, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, जनरल बात बता रही हूँ, एटीपी बनाना है, ऐसा, ठीक है। हम C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज से एटीपी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं कि जो ये ग्लूकोज है इसका फेट अलग अलग हो सकता है। ग्लूकोज फेट, फेट मतलब क्या, भाग्य, अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में आएगा तो हम तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं कंटिन्यूअसली, तो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो हैं वो इसको एरोबिकली ही ब्रेक डाउन करेंगे। पर कभी कभी जब हम किसी विग्रस एक्सरसाइज के स्टेट में होते हैं, हम हमारी मसल्स से कुछ ज्यादा ही काम करवा लेते हैं और हमारी मसल्स के पास में हमने उतना O2 नहीं भेजा होता, तब ऐसे केस में मजबूरन मसल्स को काम करने के लिए कभी कभी ग्लूकोज को एनाएरोबिकली भी ब्रेक डाउन करना पड़ सकता है। एनर्जी बनाने के लिए चाहे 2 ही एटीपी बने, पर कुछ तो एनर्जी बनेगी जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी। तो फेट ऑफ ग्लूकोज विल बी वेरिएबल इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स in the living organisms the fate of glucose will be a complete breakdown to yield CO2, H2O and energy, but not always, ठीक है। so what is the fate of glucose, ग्लूकोज का फेट क्या है ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको 3 डिफरेंट फेट से समझते हैं कि what is the fate of glucose molecule. so first we will be understanding fate of glucose molecule इन 3 केसेस। फर्स्ट केस हम समझते हैं, ग्लूकोज जो है हमारा, इसको हमने ब्रेक डाउन किया एक तो पायरुवेट नाम की कंपाउंड में। बच्चों ये मैं आपको समझा देती हूँ पहले, उसके बाद अपन फेट ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। देखो ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपन जब बनाने आते हैं तो वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है, ऐसा। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बना के दिया आप लोगों को, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ऐसा ग्लूकोज का ओरिजिनली रिंग फॉर्म या रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आप इसके अंदर भी काउंटिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि C6H12O6 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हुआ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर 6 कार्बन कैसे दिख रहे हैं, देखो, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 5वां और छठा, टोटल 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो C6 हुआ, H गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। और O गिनते हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ही है, लेकिन ये एक रिंग के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो होपफुली दिस मच इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी हियर।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको ब्रेक डाउन करना है मुझे। तो हमारी बॉडी में जब एनिमल सेल हमने पढ़ा तब हम बात करते हैं, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल के साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइट। सो ये हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके पास में फोल्डिंग्स होती हैं, क्रिस्टे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, इजंट इट। राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, अपना खुद का डीएनए कैरी करता है, ये सारी बातें हम जानते हैं, ठीक है। अब हमारे सेल में ग्लूकोज आया, अच्छी बात है, ये हमने खाना खाया था, ग्लूकोज हमारे ब्लड से यहाँ पर इनटू द सेल आ गया है, ठीक है बच्चों। अब ये सेल में ग्लूकोज जैसे आया तो ग्लूकोज का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन टोटल 10 स्टेप्स, और वी कैन से 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को मुझे पायरुवेट नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस चाहिए होंगी। मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, पहले कुछ बनाएगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर कुछ बनाएगा, इंटरमीडिएट बहुत सारे बनते जाएंगे, 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होंगी, तब जाके ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक्टिविटी जब हम बोलते हैं ग्लूकोज का हमने ब्रेकडाउन करके बनाया पायरुवेट नाम की कंपाउंड, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन पायरुवेट जो होता है बच्चों ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, क्योंकि वो 6 कार्बन का है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, क्योंकि वो दोनों 3-3 कार्बन के हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सिर्फ ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ठीक है। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है, with the utilization of 2 ATP molecules it is converted into pyruvate named compound which is 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटी या गतिविधि जो हो रही है, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म पोर्शन। ये पूरा जो हुआ ये सब के सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड एज, इसके लिए एक टर्म बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सो ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन हुई अभी, यहाँ पर हुआ क्या है इस ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके बने 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुवेट फॉर्म हुए। ये सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हुई और इस रिएक्शन का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं वापस से हमारे उसी फेट ऑफ ग्लूकोज वाली डायग्राम पे। ये देखो, जो अब यहाँ पर देखो, अब आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्या लिख रहा है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में इसका ब्रेकडाउन होके बना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुवेट, ठीक है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुवेट बना है। क्या यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं? तुम लोग बोलोगे यस, बिकॉज हम अभी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप और कुछ देख सकते हैं इसी वाले रिएक्शन में। ये देखो, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे 2 ATP का इस्तेमाल भी हुआ है, ठीक है। हमें अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और पायरुवेट बना। अब पायरुवेट का फेट समझते हैं अपन, फेट क्या है। तो फेट देखो, अगर ये पायरुवेट को मैं ह्यूमन के नॉर्मल सेल में बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट केस सबसे नीचे वाला पढ़ूंगी, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट केस, अगर ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन करना है मुझे, कंप्लीटली ब्रेकडाउन करके मुझे जितना पॉसिबल है एनर्जी डिराइव करनी है, तो मुझे ये ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी बनाने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में हुआ। नाउ पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है CO2, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हम इसे एरोबिक बोलेंगे? डेफिनेटली यस।
तो एरोबिकली कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कुछ 36 के आसपास एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे नॉर्मली बॉडी के सेल्स में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ये हुआ फर्स्ट फेट। सेकेंड फेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ये हुआ कहाँ है ये जानते हैं। तो अब आप लोगों को ये डायग्राम मैंने दिखाया, यहाँ पर ग्लूकोज हमने देखा था आया था, ग्लूकोज हमारा आ गया था इधर और उसका ब्रेकडाउन भी हो गया था। ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज से बना था पायरुवेट, और ये पायरुवेट जो है अब फर्दर आगे इसका जो ब्रेकडाउन हमें करना है CO2, H2O और ATP बनाने के लिए, उसके लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल हो गया और ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। पायरुवेट का ब्रेकडाउन करके CO2, H2O और ATP सिंथेसिस का काम माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होता है। मीनिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी यूटिलाइजिंग बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आते हैं अपन। कभी कभी क्या होता है कि हमने सोचा आज ही सारी एक्सरसाइज कर डालेंगे, डंबल्स उठाए 5 किलो 10 किलो 15 किलो कर डाला, उस समय तो बहुत मजा आया, शाम में रियलाइज हुआ कि अब उठ भी नहीं पा रहे हैं पलंग पे से। ऐसा होता है कई बार, हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं थाइस की, पैरों की, बहुत बैठ गए, सिट अप कर लिए ऐसे कुछ, फिर रियलाइज होता है कि चलते भी नहीं बन रहा है, बहुत पाँव दुखते हैं, बहुत मसल्स दुखती है, बहुत क्रैम्स आते हैं। तो उस कंडीशन में हुआ क्या था एक्चुअली में, ठीक है, तो आपने अपनी मसल्स को दर्द दे दिया था, आपने अपनी मसल्स को पेन में डाल दिया था। कैसे? आपने बोला कि मैं तुझे जितना O2 दे पा रहा हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट से हम जो O2 ले रहे हैं, बेसिकली ब्रीद इन से रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो ब्रीदिंग से जो हम ले रहे हैं O2 हमारी बॉडी में जा रहा है ब्लड में, ब्लड से जा रहा है मसल्स में। लेकिन जिस हिसाब से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना फास्ट रेट पे ब्लड से O2 नहीं जा रहा है मसल के पास में, पर आप तो मसल से फोर्सेबली काम करवा रहे हो, तो काम करने के लिए मसल्स को ATP तो चाहिए होगा। तब अब वो क्या करता है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भाड़ में जाने दो ऐसा बोल देता है, और साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन कर लेता है वो किस चीज को, हमारी पायरुवेट को। अभी हमने देखा कि पायरुवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। कब होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब। लेकिन जब O2 प्रेजेंट ही नहीं है तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। ठीक है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। यहीं पर पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाएगा और बना देगा लैक्टिक एसिड नाम का एक 3 कार्बन कंपाउंड और 2 ATP। ये वाले के लिए O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, जहां पर बन रहा था CO2, H2O एंड 36 ATP। क्या बन रहा था? CO2, H2O एंड 36 ATP। इस वाली रिएक्शन के लिए O2 चाहिए था। ठीक है, तो आपने जब अपनी मसल से स्ट्रेनस एक्सरसाइज करा ली है बहुत ज्यादा सडनली अचानक से, तब हमारे पायरुवेट को एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ जाता है और इसका कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, जैसे कि पायरुवेट हमारा एक 3 कार्बन कंपाउंड था, वैसे ही लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए क्या यहाँ पर? नहीं, एक ही बनेगा। क्यों ऐसा? नहीं, 2 बनेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि 2 पायरुवेट थे और 2 पायरुवेट से 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे, दोनों का 3 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए। ठीक है, और एनर्जी कितनी बनेगी? ओनली 2 ATP, 2 ही ATP फॉर्म होंगे। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? हमारे स्केलेटल मसल्स में होती है। ठीक है, जिन मसल्स को हम बोलते हैं कि हमारे बोन्स से अटैच्ड है, वो स्केलेटल मसल्स में कभी कभी ही एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। अगर ऐसा होता है तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स में, जिसके कारण से मसल्स में पेन होता है। लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व करना जो है कि मसल से जल्दी जल्दी हट जाए और अपने को दर्द कम हो या फटाफट से हमारा पेन खत्म हो जाए, इसके लिए 2 चीजें बोलते हैं। एक चीज तो आप इमोबाइल रहें, मतलब आप ज्यादा चले फिरे नहीं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लें, आराम कर लें। दूसरी चीज ऐसी बोली जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि लैक्टिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। जितना आप पानी पिएंगे उतना वो डिसॉल्व होगा, उतना वो फ्लश आउट होगा बॉडी से और आपको
थोड़ा सा पेन कम होएगा, ठीक है। चलो तो ये सेकंड वाला केस हुआ। अब हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया, हमने सेकंड केस पढ़ लिया, अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस ह्यूमन के अंदर है ही नहीं, ये हो रहा है ईस्ट में। तो जो ईस्ट होती है, ईस्ट बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करती है बहुत फास्ट रेट पे। किंगडम फंजाई का मेंबर है ईस्ट, ईस्ट बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ईस्ट का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। हमें कभी भी किसी भी डो को फर्मेंट करना होता है, जैसे अपन कोई भी डो बना रहे, मान लीजिए साउथ इंडियन का डो बनाया आपने अपने घर पे, ठीक है। तो चावल पीसे, उड़द दाल पीसी, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा आपने ईस्ट डाल दिया। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर्ड डाल देते हैं इंडियन लोग, कभी कभी लोग ईस्ट भी डालते हैं। ईस्ट के डालने से और ज्यादा फ्लफी होती है वो चीजें, ठीक है। तो ईस्ट पिज्जा के डो में डाला जाता है, ईस्ट से फ्लफीनेस बढ़ती है डो की। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट लगता है ताकि ब्रेड फ्लफी हो। तो ईस्ट जो होती है ये बहुत फास्ट रेट पर रिप्रोड्यूस करती है, और इतना फास्ट रेट पर रिप्रोड्यूस करती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं एटमॉस्फेयर में उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायर करती है, विदाउट O2, मतलब कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है ईस्ट। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब वो परफॉर्म कर रही होती है ईस्ट मॉलिक्यूल्स, तब उसके रेस्पिरेशन के अंदर पायरुवेट का कन्वर्जन होके बनता है इथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो आप देखिए पायरुवेट 3 कार्बन था, 2 कार्बन इथेनॉल बनाया, 1 कार्बन का इसने CO2 बनाया, तो कार्बन बैलेंस हो गया, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल, CO2, और एनर्जी भी लिबरेट हुई है। एनर्जी भी उसमें लिबरेट कम ही हुई होगी क्योंकि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात है। तो 3 फेट अपन ने समझे ग्लूकोज के। क्या क्या फेट समझे बताओ। तो ग्लूकोज का फेट है, जनरली तो ग्लूकोज सबसे पहले बनाएगा पायरुवेट, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ग्लूकोज, रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, पढ़ तो अपन ने लिया ही है। ग्लूकोज बनाएगा हमारा पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ये देखो, इसका ये कन्वर्जन हुआ। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, हमने इस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोलाइसिस, और ये होती कहां पर है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। इसके बाद में क्या हमने देखा, हमने 3 फेट देखे पायरुवेट के फर्दर, मतलब ग्लूकोज के ही देखे एक तरीके से। तो पायरुवेट अगर मैं बोल रही हूँ इन ईस्ट, ईस्ट में कैसा होता है मोड ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम बोलेंगे एनएरोबिक, यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। फॉर्मेशन किस चीज का होता है ईस्ट के अंदर, तो हम बोलेंगे इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और ATP बनता है, ठीक है। पायरुवेट का कन्वर्जन अगर मैं बोलती हूँ इन स्केलेटल मसल, हमेशा ही नहीं होगा ऐसे, ठीक है। इन वी कैन से एक्सरसाइज स्टेट और ओवर एक्टिविटी, ठीक है। सो इन विगरस एक्सरसाइज, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, सिर्फ विगरस एक्सरसाइज में ये वाला पाथवे हमारी मसल्स को अपनाना पड़ता है, ठीक है। दैट विल बी अगेन एनएरोबिक। ये वाले केस में क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड कैसा होता है, इट इज अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड जस्ट लाइक द पायरुविक एसिड, एंड थर्ड इज गोइंग टू बी इन सेल्स of body, ठीक है। all the cells we can say, generalized statement this is going to be, this will be aerobic, of course, where it will be the production of CO2, H2O, and energy is released in the form of ATP, ठीक है। so this is done.
6CO2, 6H2O and ATP in the form ATP is released, 36 ATP we can say. So this is all about the fate of the glucose. So I really hope that this much is understood to all the students here. चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे स्लाइड्स पे एक बार। तो हमें एनसीईआरटी ने जो एक्टिविटी दी अब हमारी समझ में आएगी बेहतर तरीके से। देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है, पहले उसकी एक्टिविटी को समझते हैं फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, फिर आपको उस लाइम वाटर में फूंक मारनी है। ठीक है, ये दिख रहा है या नहीं सभी लोगों को? यस और नो? ब्लर हो रहा है क्या ये वाला इमेज? ओके, होपफुली इट इज विजिबल। चलिए तो हम वापस से इसको रीड कर लेते हैं एक बार दोबारा से। आई थॉट कि ये ब्लर हो गया था। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, blow air through this lime water, note how long it takes for the lime water to turn milky। ठीक है, अभी पूरी कहानी जो है इसको इमेज से समझते हैं। देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लिया, फिर हमने उसके अंदर एक ब्लो करना है हमें एयर, तो हम एयर ब्लो कर रहे हैं उसमें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। देखो लाइम वाटर क्या होता है पहले ये समझते हैं। लाइम वाटर होता है CaOH2। ठीक है, CaOH2 इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। ओके, सो लाइम वाटर हो गया। इन्होंने बोला लाइम वाटर लो और उसमें ब्लो करो एयर को, और आपको चेक करना है कि कितना टाइम लगाता है ये मिल्की होने में। तो हम जो एयर को ब्रीद आउट करते हैं वो एयर में CO2 होता है, ये CO2 रिच एयर होती है। ठीक है, तो ये मिल्की टर्न जो है ये हो जाएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि CaOH2 प्लस CO2 अगर अपन लेंगे तो बन जाता है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, सो CaOH2 प्लस CO2, ठीक है, विल बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। ओके, इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने को भी रिएक्शन को। सो 2CaCO3 अगर बन जाता है तो यहाँ पर 2CO2 आ जाएगा प्लस H2O। ओके, सो 2 नहीं, CaCO3 हो गया है प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा एक बार आप लोगों को। अभी से हमें समझ में आया कि CaOH2 और CO2 को मिलाएंगे जब भी हम, तो हमारे पास में बनेगा CaCO3 और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके ना, यही डायरेक्टली बैलेंस रिएक्शन है, हमको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी इसमें, फालतू में किया। देखो तो ये हमारा लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा क्योंकि हम CO2 को भेज रहे हैं। मिल्की क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना बच्चों, चूना, ठीक है, आप जानते हैं हिंदी में इसको, तो इसका कलर ही ऑलरेडी व्हाइटिश होता है, मिल्की कलर बन जाएगा इसलिए यहाँ से। ठीक है, क्यों बन रहा है मिल्की कलर? चूने का कलर कैसा होता है? दीवार पे पोत देते हैं तो इट्स व्हाइट, व्हाइट वॉश इज व्हाइट इन कलर, राइट? It is rich in calcium carbonate. So calcium carbonate will be giving a milky white appearance in this particular lime water solution because we are exhaling CO2. When we will be breathing out also, the air will be rich in CO2. CO2 will be reacting with CaOH2 here to form CaCO3, which is going to make a white or milky white appearance. ठीक है, second thing they are asking now. इतना समझ में आया? Next is use a syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. Note how long it takes for the lime water to turn milky. Now they are asking us to do one more thing is, एक पिचकारी ले लो और उसमें से आप पंप करो एयर को।
तो एयर को जब आप पंप करोगे तो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही होगी इसमें ऑब्वियसली। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है, इट इज 0.03 वी कैन से mm ऑफ Hg, ठीक है, बहुत ही कम CO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.03 mm ऑफ Hg इन द एयर आउटसाइड, ठीक है, तो बहुत ही कम, वेरी लेस अमाउंट वी कैन से, वेरी लेस अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रेजेंट। तो अपन ऐसे करेंगे तो इट विल बी नॉट टर्निंग मिल्की वेरी इजीली बिकॉज बहुत कम CO2 का अमाउंट इसमें आने वाला है। तो यहाँ पर हम दो बातें समझ पाए, क्या, पहली बात तो जो हमारा B है, B वाला पोर्शन एक्सपेरिमेंट का, मतलब कि ये वाला, ठीक है, इधर वाला, सो B जो है यहाँ पर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की soon because of presence of CO2 in expired और exhaled air, ठीक है, तो हमारी एयर में CO2 ज़्यादा होगा। और एक केस में देखते हैं तो the lime water do not turn milky since atmospheric CO2 या atmospheric air is not rich in CO2, ठीक है, तो ये दो बातें हुई, होपफुली ये बात समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंट क्लियर है सभी लोगों को। तो ये वाला हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। सेकेंड एक्टिविटी पे आते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हमें बता रहे हैं ईस्ट के रेस्पेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट है। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन, ऐड सम ईस्ट टू इट। अपन करते हैं इसको, यहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं स्लाइड को, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे, साथ साथ में लिखेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, फ्रेश जूस डाल दिया। तो मानो मैंने ऑरेंज जूस डाल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें थोड़ा ईस्ट डाल दो, तो हमने थोड़ा ईस्ट डाल दिया इसमें, ये ईस्ट। अब क्या, अब इस मिक्सचर को लेना है, टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल्ड कॉर्क, ओके, वन होल्ड कॉर्क, फिट द कॉर्क विद द बेंट ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को अपन ने जिसमें लिया है उसमें एक हमारे पास में ऐसा कॉर्क फिट करा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस कॉर्क में एक छेद है, ये कॉर्क फिट कर दिया मैंने, लेकिन इस कॉर्क में एक छेद है। इस ट्यूब से मैं एक ग्लास पिपेट को कनेक्ट कर रही हूँ किसी और असेंबली के साथ में, ठीक है, ये हमारी ग्लास ट्यूब हुई। अब इधर क्या बोलते हैं, फिट दी कॉर्क विद बेंट ग्लास ट्यूब, बेंट ग्लास ट्यूब हो गई। डिप दी फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। यहाँ पे अपन को एक लाइम वाटर की सोल्यूशन लेनी है, ये हमारे पास में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, इसमें मैंने इसको डिप कर दिया ट्यूब को, ठीक है, बेंट ट्यूब को, ओके। अभी what change is observed in the lime water and how long does it take the change for occurring, okay. now they are asking कि आपने यहाँ पे शुगर सोल्यूशन लिया था, तो अपन इसको लेबल कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास में हो गया शुगर सोल्यूशन, और इसमें अपन ने शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन, इसमें हमने ऐड क्या कर दिया था, हमने ऐड कर दिया इसमें ईस्ट। यहाँ पर मैंने लिया वन होल्ड कॉर्क, ये मैंने लिया बेंट ग्लास ट्यूब, ये मैंने लिया फ्रेश लाइम वाटर। अब ऑब्जर्वेशन क्या है अपना इसमें पूरे में, ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ईस्ट लिया है, इधर हमने ईस्ट लिया है, ठीक है, तो फ्रूट जूस के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ईस्ट क्या करेगी, उसे फर्मेंट करना चालू करेगी, उसे ईट अप करना चालू करेगी, उसको डिसॉल्व करके, ठीक है।
तो डाइजेस्ट कर रही है बेसिकली। तो ईस्ट जो है इसको डाइजेस्ट कर रही है और बर्ड और ग्रो कर रही है फास्ट रेट पे। ईस्ट जैसे जैसे फास्ट रेट पे ग्रो करेगी, हमने जितनी ईस्ट डाली थी उससे भी ज़्यादा ईस्ट यहाँ पर हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि ईस्ट तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। तो ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के रिजल्ट पे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के कारण से क्या बना रही होगी? सो ईस्ट ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके बना रही होगी पायरुवेट, और पायरुवेट से बन रहा होगा एनाएरोबिकली इथेनॉल, CO2 एंड ATP। तो क्योंकि यहाँ पर CO2 बन रहा है, ये CO2 जो है ये इस ट्यूब में जाएगा ऊपर की तरफ, इस बेंट ग्लास ट्यूब से जाएगा इधर और जैसे इधर आएगा। तो जैसे ही ये इधर आएगा CO2, फ्रेश लाइम वाटर में CaOH2 था, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देगा? इट विल बी फॉर्मिंग CaCO3। सो वी कैन से देयर विल बी अ व्हाइटिश प्रेसिपिटेट टेकिंग प्लेस हियर सूनर, ठीक है। और हमारा यहाँ पर CaCO3 फॉर्म हो रहा है, ओके। सो दिस इज डन। तो ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 2। इट विल नॉट टेक सो मच टाइम, हाउएवर वी कैन से कम 10 से 15 मिनट्स तो मिनिमम लगाएगा ऐसा होने में, कारण कि ईस्ट डिवाइड करेगी जैसे जैसे फास्ट रेट पे, वैसे वैसे ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। देखो मैंने ईस्ट का डायग्राम ले लिया यहाँ पर, एक ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट बहुत ही फास्ट रेट पर रिप्रोड्यूस करती है, मैंने ऐसे बताया। तो ईस्ट बर्ड बना रही है, देखो ये, फिर बर्ड से नया ईस्ट बन जाता है इसका, ठीक है। तो ऐसे करके एक ईस्ट से 2 ईस्ट, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके ईस्ट एक्सपोनेंशियली वी कैन से डिवाइड करती जाएगी, ओके। सो दिस इज डन। नाउ हम शुरुआत से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एरोबिक एनारोबिक समझ लिया, एक्टिविटी समझ लिए, दोनों ईस्ट का रिप्रोडक्शन भी देख लिया कितने फास्ट रेट पे होते हैं, ये भी हो गया है। अब आते हैं अपन यहाँ पर, अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनेगा ATP। तो ये ATP बेसिकली हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? ATP हमें क्या मदद करने वाला है? तो देखो ये है स्ट्रक्चर ATP का बच्चों। A स्टैंड्स फॉर नथिंग बट एडिनोसाइन, एंड एडिनोसाइन स्टैंड्स फॉर व्हाट? वी विल बी सेइंग एडेनिन प्लस राइबोज शुगर। ये दो चीजें मिलकर बनता है एडिनोसाइन, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और राइबोज एक शुगर है, जैसे कि मैंने अभी यहां लिखा पेंटोज शुगर है, ये 5 कार्बन की शुगर है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके साथ में फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, तो हम देख रहे हैं एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दूसरा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तीसरा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डायग्राम। सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग होता है ATP का। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। ये हमारे पास में है फर्स्ट बॉन्ड, ये है सेकेंड बॉन्ड और ये है थर्ड बॉन्ड, ठीक है। अब मैं बता दूं बच्चों, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड जो होते हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड्स मतलब कि अगर इसमें से एक भी फॉस्फेट टूटेगा तो यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी लिबरेट होगी, इधर से फॉस्फेट टूटेगा तो ढेर सारी एनर्जी लिबरेट होगी। मतलब कि अगर ATP है तो उसका ब्रेकडाउन होके ADP बन जाए और एक फॉस्फेट सेपरेट हो जाए तो बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर ADP का ब्रेकडाउन हो जाए और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक सिंगल ही बचे फॉस्फेट, तो फॉस्फेट एक और अलग हो गया, तो भी बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है। इसका मतलब कि सेकेंड और थर्ड बॉन्ड्स हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, और ATP से ADP और फॉस्फेट लिबरेट होता है तब भी एनर्जी बनती है, और ADP से AMP मतलब कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनता है तब भी ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, ओके। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP का डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने बताना क्या चाहा इसमें होता है ATP
एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, या ये प्रोटीन है, क्या ये अमीनो एसिड है, ये क्या चीज है? एटीपी कौन से टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? एटीपी जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स से ही हमारा डीएनए बनता है। वैसे एटीपी भी एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, ठीक है। सो एटीपी इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लियोटाइड इन नेचर, okay, which contains one nitrogenous base, one pentose sugar and phosphate molecules, 3 phosphate bonds, ठीक है, we can say here are present. Second and third phosphate bonds are high energy bonds. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and IP, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास में ATP बना हुआ है, अब तुमने किया एक्सरसाइज या वॉक या कोई भी वर्क या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी बॉडी तो अंदर अंदर कोई बहुत सारे काम कर ही रही है, जैसे कि ब्लड पंप कर रही है, डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है। तो एटीपी हुआ, तो हमने कहा कि हमने जैसे एटीपी हमारे पास था, हमने ये सब काम किए, तो इन सब काम करते समय पे हमारे पास में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ, तो एडीपी और आईपी बन गया, क्योंकि हमारे बॉन्ड टूटे होंगे तभी जाके हमें एनर्जी मिली होगी ये सब परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब मैंने बोला कि अब हमने खाना खा लिया बहुत सारा, और हमने खाना खाया है, उसमें हमारा फूड आया है, फूड से हमें हमने कहा रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वापस से। सो वी विल बी सेइंग फूड इनटेक और न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, इसके कारण से ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होके बना एटीपी। सो ग्लूकोज यूटिलाइज्ड या यूज्ड टू फॉर्म एटीपी अगेन, ठीक है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा, जैसे अपन ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम ग्लूकोज यूज्ड, और वी विल डायरेक्टली से एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा बेहतर होगा बोलना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे अपन परफॉर्म करते हैं तो एडीपी और आईपी जुड़ के फिर से एटीपी बन जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। एटीपी हमारे पास में है, हमने उसको यूज कर लिया, एडीपी आईपी बन गया। हमने खाना खाया, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन परफॉर्म किया, फिर से एटीपी बन गया। ऐसे करके एटीपी टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, बॉडी में ये एटीपी एडीपी साइकिल चलती ही रहती है, ठीक है। नाउ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। एंडोथर्मिक का मतलब जिस भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलो हो गया। अब हमने ऑलरेडी ये बात समझी थी कि एक भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट, मतलब कि सबसे कॉर्नर वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये वाला, ठीक है ना, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट linkage in the ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। मतलब इसको ब्रेक डाउन करने के कारण से इतनी सारी एनर्जी लिबरेट होती है, कितनी, 30.5 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। ये आपको डेटा याद रखना चाहिए कि कितनी एनर्जी लिबरेट होती है एक टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेकडाउन से। तो ये है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही हमारी बॉडी में वाटर की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो बन गया है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने के कारण से एनर्जी लिबरेट हुई है 30.5 किलोजूल पर मोल के आसपास, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको बता रखी है आपकी एनसीईआरटी ने। एडीपी प्लस पी करते हैं तो एनर्जी बनती है, एडीपी पी जुड़ के एटीपी बन जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत ही बकवास तरीके से लिखी हुई है हालांकि। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम कई सारे सेल्स या बैटरीज लगा के क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो बैटरी लगा के मैं बोलती हूँ कि मैं, हो सकता है कि घड़ी चालू करवा दूँ, हो सकता है कि हम कोई टॉय कार चालू करवा दें, है ना। तो बैटरीज कहाँ कहाँ लगती है, बहुत सारी जगह पर लगती है, ठीक है। तो बैटरीज ओरिएंटेड काम देखें तो बहुत सारे हो सकते हैं, चार्जिंग, टॉर्च, कार चलाना, कैलकुलेटर, घड़ी वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज।
एक बैटरी से हम कितने डिफरेंट टाइप के यूजेस ले सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, हम उससे कोई मैकेनिकल काम करवा सकते हैं, जैसे कि घड़ी का चलना मैकेनिकल ही हुआ क्योंकि हमारे जो घड़ी के कांटे वो मूव करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी, टॉर्च चलाने के लिए भी ले सकते हैं अपन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई चीज चालू करवानी है, ठीक है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सो ऑन, मल्टीपल एक्टिविटीज वी कैन सी वेयर देयर इज सिंगल बैटरी यूज। सिंगल बैटरी वी कैन से कैन लीड टू डिफरेंट एक्टिविटीज, मैकेनिकल वगैरह वगैरह। वैसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बन रही है, ये एटीपी का इस्तेमाल भी हम अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, बॉडी में अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना, न्यूरॉन के कंडक्शन इम्पल्सेस के। क्या चीज एनर्जी नहीं लगती, मेजॉरिटी बॉडी के एक्शंस एक्टिव होते हैं और हर एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। मैं बात भी कर रही हूं तो एनर्जी लग रही है, ठीक है, मैं बैठी भी हूं तो भी मेरी बॉडी को एनर्जी लग रही है अंदर अंदर, बिकॉज ऑर्गन्स तो अंदर अंदर काम कर ही रहे हैं। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो तो भी तुम्हें एनर्जी लग रही है। एटीपी का यूटिलाइजेशन हम हर एक्टिविटी में कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज डन। सो ये सबको समझ में आ गया है अगर अच्छे से, तो अब हम देखते हैं ये रिएक्शन हमारी, ये है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो वी ऑल कैन सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2O और एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास में दूसरी थोड़ी सी और दूसरी बात पे आ गए अपन। अब हमारे एटीपी वाला टॉपिक हम हटा रहे हैं, हम ऑक्सीजन इसके रिस्पेक्ट में आते हैं। देखो तो ये इमेज को मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। देखो, सो ये हमारे प्लांट के अंदर स्टोमाटा जो होता है, तो स्टोमाटा जो होता है हम जानते हैं कि प्लांट्स विल बी टेकिंग इन CO2 which is exhaled by us and will be leading to formation of food out of that CO2. Inorganic CO2 और वाटर को इस्तेमाल करके वो फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट O2 लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेस्पिरेशन जब परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ CO2 H2O और ATP लिबरेट होते हैं। CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं एयर में, वो सारा CO2 एटमॉस्फेयर में चले जाता है। वो सारा CO2 जो है प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। तो जो हम बाहर दे रहे हैं CO2 वो प्लांट्स के काम का है फूड बनाने के लिए, और जो प्लांट्स हमें बाहर दे रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट O2 वो हमारे काम का है, हमारी एक्टिविटीज उसी के बलबूते पे चल रही हैं। सो दिस इज हाउ द सिंक्रोनी इज मेंटेन्ड, ठीक है। सो आई एम रियली होपफुल दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे CO2 प्लांट लेते हैं और O2 देते हैं रिटर्न में, और वाटर भी लिबरेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसके कारण से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मेंटेन रहता है। ओके, सो होपफुली दिस मच इज अंडरस्टूड गाइस। नाउ दिस इज हाउ सिंक्रोनी इज मेंटेन, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या? कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम डू प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन और नॉट? डेफिनेटली दे विल बी परफॉर्मिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, CO2 H2O और एनर्जी लिबरेट करेंगे। लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं मेजरली दिन के समय पे, तो जो उनका CO2 है उसको तो वो यूज करके ग्लूकोज बना देते हैं। रात के टाइम पे जो है प्लांट्स वो O2 लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है। रात के टाइम पे हम लोग बोलेंगे इंस्टेड प्लांट्स O2 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी रात के टाइम पे मेजरली रेस्पिरेशन की एक्टिविटी उनकी दिख रही होती है। हालांकि दिन में भी वो कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि बाय प्रोडक्ट O2 बहुत सारा बन रहा होता है, तो वो बाहर लिबरेट होते हैं। तो देखो, दिन के टाइम पे हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स CO2 यूज कर रहे हैं और O2 बाय प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेट कर रहे हैं। वहीं रात के टाइम पे जो है प्लांट्स O2 यूज कर रहे हैं और CO2 बाय प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेट हो रहा है। मतलब रात के टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन दिख रहा है इसका, ठीक है, प्रीडोमिनेट करता हुआ, और दिन के टाइम पे हमें रेस्पिरेशन प्रीडोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आता है इतना इजीली। रात के टाइम पे हमें मेजरली इसका रेस्पिरेशन ही प्रीडोमिनेट करता हुआ नजर आता है। दिन के टाइम पे हमें मेजरली इसका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रीडोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिन में रेस्पायर नहीं करते, ठीक है। दे विल बी रेस्पायरिंग इन डे टाइम ऑल्सो, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज उसका रेट बहुत
कम होता है गैसेस एक्सचेंज का। अच्छा, अब आती है बात कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की और कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो फिश की बात करते हैं पहले अपन। तो फिश कैसी ऑर्गेनिज्म है? फिश एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, तो वो कैसे O2 लेते होंगे? ठीक है, तो O2 या ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, पानी में डिजोल्व फॉर्म में भी होती है O2, और ये O2 एक कंसिस्टेंटली लेते हैं। तो ये देखो, ये पानी ले रहे हैं अपनी बक्कल कैविटी की मदद से, ये पानी जा रहा है इनके गिल्स के पास में, ये इनके गिल्स हैं, ये गिल्स इस पानी से वॉश हो रहे हैं। तो इस वॉशिंग के समय पे जितना भी पॉसिबल O2 उसमें है उसको अपने ब्लड में ले लेते हैं, और बचा हुआ जो पानी है उसको वापस से ही बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी कोई एक्वेरियम की फिश देखी होगी तो उसका ऐसे ओपरक्यूलम कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, ये ओपरक्यूलम है, तो ये एक्वेरियम की फिश है। ठीक है, तो आप कभी भी ध्यान देना, ये मुंह खोलेगी और फिर यहाँ से ये एक्वेरियम फिश में ओपरक्यूलम के थ्रू बाहर आता हुआ दिखेगा पानी। पहले मुंह में पानी लेगी, फिर ये खोलेगा, ऐसे मूव करता रहता है ये, ऐसे करके। क्यों मूव करता रहता है ये कंटिन्यूअसली? क्योंकि यहाँ से जो पानी लेती है उससे इसकी गिल्स वॉश कर लेती है, अंदर अंदर गिल्स में O2 ले लेती है, बचे हुए पानी को वापस से बाहर फेंकती है ओपरक्यूलम से। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे विल बी टेकिंग इन O2। नाउ सिंस दे आर एक्वेटिक, O2 इज डिजोल्व्ड इन वाटर, तो इनका रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा फास्ट होगा, इनको ज्यादा बार मशक्कत करनी पड़ेगी वो डिजोल्व O2 को लेने के लिए। ठीक है, सो देयर रेस्पिरेटरी रेट विल बी फास्ट। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली दे विल बी ब्रीदिंग इन। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली दे विल बी ट्राइंग टू टेक O2 सिंस इट इज डिजोल्व्ड इन वाटर, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू डिराइव द O2 फ्रॉम दैट वाटर। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में अपन देखते हैं, तो जैसे ये है इंसेक्ट, कोई सा भी, तो इंसेक्ट जो है एयर में प्रेजेंट O2 लेगा, एयर में ज्यादा O2 प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम कम आएगी इनको, और इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे O2 को ये हर ऑर्गन तक। तो देखो, ये इसके स्पाइरिकल्स हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में लंग्स होते हैं, तो हम नोज नॉस्ट्रल्स से एयर ब्रीद इन करते हैं। ये कॉकरोच वगैरह के पास में नॉस्ट्रल्स नहीं होते हैं यहाँ पर, है ना, दे डोंट हैव अ नोज। तो ये क्या करते हैं, इनके पास स्पाइरिकल नाम की ओपनिंग्स होती हैं, ये स्पाइरिकल से एयर को लेते हैं अंदर, और स्पाइरिकल से ली हुई एयर को फिर ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू भेजते हैं अपने ऑर्गन्स के पास, अपने मसल्स के पास में, इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रांच ट्रेकियल सिस्टम की प्रेजेंस देखने को मिलती है इंसेक्टा में एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन इट विल बी हेल्पिंग देम फॉर टेकिंग इन दी एयर फ्रॉम आउटसाइड। और ये आता है, अपन ह्यूमन की बात करें तो नॉस्ट्रल से एयर लेंगे अंदर, फिर हमारी ट्रेकिया के पास जाएगी, फिर हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए लंग्स के पास, लंग्स से ब्लड के पास, ब्लड से सेल्स के पास, तो बहुत डाइवर्सिफाइड तरीके से वो आगे स्प्रेड होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वाला पोर्शन ओवर हो गया है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज स्टिल लेफ्ट, so we'll be discussing it in the very next class. Stay tuned for further lectures, more lectures